हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका पीकेआर टेक क्लासेस में। दोस्तों अब हम लोग देखेंगे एसी फंडामेंटल सर्किट्स एंड सर्किट थ्योरी का पार्ट 4। ठीक है, तो जिसने भी अभी हमारे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 नहीं देखे हैं तो वो हमारे चैनल पीकेआर टेक क्लासेस में जाके देख सकता है उनको। और जिसने चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ठीक दोस्तों, तो बढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज़ की ओर। ठीक दोस्तों, देखते हैं हम लोग 157 क्वेश्चन से। 3 पार्ट में हम लोग दोस्तों 156 क्वेश्चन तक सॉल्व कर चुके हैं। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ये आर के राजपूत बुक एमसीक्यूज़ की सीरीज में एसी फंडामेंटल चैप्टर है। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक होती है आर के राजपूत ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज़ के नज़रिए से किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं 157 क्वेश्चन से क्या कह रहा है। इन एन एसी सर्किट साइन वेव विथ आर एंड एल इन सीरीज। एक एसी सर्किट में एक साइन वेव है आर और एल सी के साथ में सीरीज में। तो मान लिया एक सीरीज सर्किट में आर एंड एल लगे हुए हैं, तो उनकी जो साइन वेव होगी वो किस तरह से होगी। तो हम लोग देखेंगे कि उनमें ऑप्शन में क्या कह रहा है कि उसमें आर और एल के बीच में जो वोल्टेज है उसके अक्रॉस में रिलेशन पूछ रहा है। तो हम लोग बनाएंगे सीरीज सर्किट है अगर, तो सीरीज सर्किट में दोस्तों क्या होता है कि हम लोग रेफरेंस किसको लेते हैं, उसको लेते हैं जो समान होता है पूरे सर्किट में। तो वो क्या, सीरीज सर्किट में करंट सेम होती है, तो रेफरेंस फेजर के तौर में हमने लिया करंट को। ठीक है, ये हो गई करंट। अब हम लोग देखेंगे कि जो सीरीज सर्किट में वोल्टेज आर के अक्रॉस वोल्टेज क्या होगा। ठीक है, आर के अक्रॉस वोल्टेज होगा वी आर एंड एल के अक्रॉस होगा वी एल। तो जो वी आर के अक्रॉस वोल्टेज, जो आई आर के अक्रॉस वोल्टेज होगा वी आर, वो आई के फेज में होगा। ठीक है, क्योंकि रजिस्टिव सर्किट में वी और आई सेम फेज में होते हैं। अब एल के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वी एल, तो वो क्या होता है दोस्तों कि जो इंडक्टिव सर्किट होता है वो लैगिंग नेचर का होता है। तो जो लैगिंग किससे डिफाइन किया जाता है, करंट के लीड और लैग से, वोल्टेज से। तो जो वी एल होगा वो करंट से 90 डिग्री लीड करेगा। ठीक है, तो वी एल बनेगा अपना ऊपर साइड 90 डिग्री लीड करता हुआ। तो वी एल हो गया दोस्तों ऊपर है, और आई और वी आर सेम फेज में हो गए। तो वी एल और वी आर के बीच में हो गया 90 डिग्री का। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे ऑप्शन क्या कह रहा है कि वोल्टेज अक्रॉस आर एंड एल आर 180 डिग्री आउट ऑफ फेज। तो 180 डिग्री पे तो होंगे नहीं क्योंकि वी आर, ठीक है दोस्तों, क्योंकि वी आर ये है और वी एल ये है। ठीक है, तो 90 डिग्री है तो फेज 80 डिग्री तो होंगे नहीं। द वोल्टेज अक्रॉस आर लैग द वोल्टेज अक्रॉस एल बाई 90 डिग्री। तो जो आर के अक्रॉस वोल्टेज है वो एल के अक्रॉस वोल्टेज से 90 डिग्री लैग कर रहा है। तो ये ऑप्शन सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। कैसे कि जो वी आर है वो वी एल से 90 डिग्री लैग कर रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वाइल ड्राइंग वेक्टर डायग्राम फॉर ए सीरीज सर्किट द रेफरेंस वेक्टर ए। तो जब हम लोग सीरीज सर्किट का वेक्टर डायग्राम खींचते हैं तो उसमें रेफरेंस किसको लेते हैं। तो अभी हम लोगों ने अभी एक क्वेश्चन में बात की, पिछले क्वेश्चन में, कि जो सीरीज सर्किट होता है उसमें जो क्वांटिटी सेम होती है पूरे सर्किट में उसको हम लोग रेफरेंस फेजर के रूप में या रेफरेंस वेक्टर के रूप में लेते हैं। तो क्या सेम होता है इसमें, ये होता है करंट। तो जो सीरीज सर्किट होता है उसमें हम लोग करंट को रेफरेंस फेजर लेते हैं। एंड जो पैरेलल सर्किट होता है तो उसमें वोल्टेज सभी ब्रांच के अक्रॉस सेम होता है, तो उसमें हम लोग वोल्टेज को रेफरेंस फेजर के तौर पे लेते हैं। ठीक है, तो सीरीज सर्किट के लिए करंट को हम लोग लेंगे रेफरेंस वेक्टर के रूप में। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, फॉर ए प्योरली रजिस्टिव सर्किट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। मतलब इनमें से प्योरली रजिस्टिव सर्किट के लिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कौन सा करेक्ट है। तो जो प्योरली रजिस्टिव सर्किट होता है तो उसमें जो वर्क डन होगा वो तो जीरो होगा नहीं दोस्तों। ठीक है, पावर कंज्यूम्ड इज जीरो, पावर इसमें कंज्यूम्ड जीरो नहीं होता है। हीट प्रोड्यूस इज जीरो, तो हीट भी प्रोड्यूस जीरो नहीं होती है। पावर फैक्टर इज यूनिटी, तो ये सही है कि पावर फैक्टर उसका यूनिटी होता है क्योंकि जो वोल्टेज एंड करंट होते हैं वो सेम फेज में होते हैं। ठीक है, आई और वी जो सेम फेज में होते हैं एंड उनके बीच में जो एंगल होता है वो होता है दोस्तों 0 डिग्री। तो कॉज फाई, मतलब फाई का मान 0 होता है तो कॉस फाई का मान, कॉस 0 का मान होता है 1। तो पावर फैक्टर जो होता है यूनिटी होता है रजिस्टिव सर्किट का। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इंडक्टेंस विल गिव द सेम रिएक्टेंस एज ए कैपेसिटर ऑफ 2 माइक्रोफैरेड व्हेन बोथ आर एट 50 हर्ट्ज। तो क्या कह रहा है कि इंडक्टेंस क्या होगा अगर सेम रिएक्टेंस हो। ठीक है, एंड कैपेसिटर जो 2 माइक्रोफैरेड का हो जब
दोनों की फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्ज हो। तो वो क्या कह रहा है, रिएक्टेंस सेम हो, मतलब वो क्या कह रहा है कि जो XL इक्वल टू XC हो, ठीक है, एंड जो C का मान है वो दिया हो 2 माइक्रोफेरेड, ठीक है, एंड फ्रिक्वेंसी जो हो दोनों की वो सेम हो 50 हर्ट्ज, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग XL बराबर XC जब करेंगे तो XL बराबर होता है, अब L का मान पूछ रहा है तो XL बराबर लगा देंगे 2 पाई FL इक्वल टू ये हो जाएगा 1/2 पाई FC, ठीक है। तो यहाँ से L बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 पाई F का स्क्वायर एंड C, ठीक है। तो L बराबर हो जाएगा 1/2 पाई का मान कितना होता है दोस्तों, तो यहाँ पे हम लोग सरलीकरण के लिए 22/7 रखें एंड 22/7 एंड 2 का स्क्वायर हो जाएगा तो ये 4 हो जाएगा, एंड F का स्क्वायर 50 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 2500 इंटू C का मान कितना 2 माइक्रोफेरेड। 2 माइक्रोफेरेड का मतलब 2 इंटू 10⁻⁻6 होगा, तो -6 को हम लोग ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 10⁻6 प्लस में, ठीक है। तो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से थोड़ा सा सरलीकरण कर लेते हैं कि 10⁶ इंटू 7 और 7 इंटू में हो जाएंगे 49, तो 49 चला जाएगा ऊपर, अपॉन नीचे बचेगा ये 2500 इंटू 4 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों 10,000, ठीक है। ये 10,000 हो जाएगा एंड 2 का गुणा और करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 20,000, ये हो जाएगा 20,000 इंटू 22, ठीक है। तो अब ये जो 4 जीरो है, इन 4 जीरो से तो 10⁶ तो ये कट जाएगा कितनी बार, इससे 4 जीरो कैंसिल हो जाएंगी तो ये बचेगा 10⁻2, ठीक है, मतलब 100 बचेगा ये। अगर ये 100 बचेगा तो अब हम लोग इसको 2 से इसको और काट देंगे तो ये बच जाएगा कितना 50 इंटू 49/22 इंटू 22, ठीक है, ये बचेगा कितना 50 इंटू 49 इंटू 22 इंटू 22। अब इसको 2 से एक बार और काट देंगे तो ये कितना बचेगा 25 इंटू 49/22 इंटू 11। तो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो इसका जो मान आता है समथिंग आएगा दोस्तों कितना 5.016 ऐसे कुछ समथिंग। तो यहाँ पे हम लोग इसको समथिंग 5 हेनरी ले लेते हैं, तो जो L का मान आएगा वो आ जाएगा 5 हेनरी। अगला क्वेश्चन, इन एन AC सर्किट I cos phi इज कॉल्ड। तो जो I cos phi होता है AC सर्किट में, ठीक है, I cos phi इसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों वाटलेस कंपोनेंट, ठीक है। ये मतलब कोई भी पावर कंज्यूम करने के लिए जिम्मेदार नहीं होता, इसलिए इसको हम लोग जो रियल पावर होती है उसको कंज्यूम करने के लिए जिम्मेदार नहीं होता, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं वाटलेस कंपोनेंट, ठीक है। एंड जो I cos phi होता है इससे हम लोग कहते हैं वाटफुल कंपोनेंट या एक्टिव कंपोनेंट, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इन ए RLC सर्किट द इम्पिडेंस इज गिवन बाई। तो RLC सर्किट में इम्पिडेंस क्या होता है Z बराबर क्या होता है दोस्तों अंडर के अंदर R² प्लस XL डिफरेंस XC का स्क्वायर, ठीक है। डिफरेंस मतलब कि अगर XL का मान ज़्यादा होगा तो XL माइनस XC करेंगे, अगर XC का मान ज़्यादा होगा तो XC से XL को, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे ऑप्शन डी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन, इन AC सर्किट द पावर कर्व इज ए साइन वेव हैविंग। तो AC सर्किट में जो पावर कर्व होता है साइन वेव का वो कैसा होता है, तो हम लोग जानते हैं कि जो AC सर्किट होता है उसमें पावर कर्व मान लिया जैसे कि, तो क्या होता है AC सर्किट में करंट या वोल्टेज लीड या लैग करते हैं। मान लिया अगर कैपेसिटिव सर्किट होगा तो उसमें जो करंट होगी वो लीड करेगी वोल्टेज से, तो मान लिया ये वोल्टेज की वेव हो गई, ठीक है, और करंट जो है वो मान लिया 90 डिग्री लीड कर रही, तो ये हो गई करंट की वेव, ठीक है दोस्तों। तो जब हम लोग ये I हो गई एंड ये V होगी, तो जब इसकी पावर की कर्व निकालते हैं हम लोग, पावर की साइन वेव निकालते हैं, तो यहाँ से देखेंगे कि ये पॉजिटिव ये हो जाता है एक हाफ साइकिल एंड दूसरी हाफ साइकिल ये हो जाती है, ठीक है, एंड तीसरी हाफ साइकिल इससे निकल के आती है एंड चौथी हाफ साइकिल इससे निकल के आती है। तो हम लोग देखेंगे कि जो एक साइकिल होती है, ठीक है, वेव शेप की एक साइकिल में यहाँ पे हम लोगों को पावर की जो होती हैं वो 2 साइकिल प्राप्त हो जाती हैं, ठीक है। मतलब जो प्योर सर्किट होगा उसमें वोल्टेज या करंट की एक साइकिल में हम लोगों को पावर की 2 साइकिल प्राप्त हो जाती हैं, तो क्या होगा, तो जो उसकी जो फ्रिक्वेंसी होती है दोस्तों वो हो जाती है डबल, ठीक है। तो क्या होता है कि जो फ्रिक्वेंसी होती है पावर की वो 2 टाइम्स होती है इनपुट सप्लाई फ्रिक्वेंसी के, तो क्या हो जाएगा डबल द फ्रिक्वेंसी ऑफ वोल्टेज। इसी सर्किट में जो पावर कर्व होता है वो उसकी फ्रिक्वेंसी डबल होती है सप्लाई फ्रिक्वेंसी से। अगला क्वेश्चन, इन ए हाईली कैपेसिटिव सर्किट, एक हाईली कैपेसिटिव सर्किट है, तो जब हाईली कैपेसिटिव सर्किट है तो उसमें दोस्तों जो रिएक्टिव पावर होगी वो एक्चुअल पावर से बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है।
क्या होगा, रिएक्टिव पावर इज ग्रेटर देन एक्चुअल पावर। अगला क्वेश्चन, इन ए सीरीज रेजोनेंस सर्किट द इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट इज। तो सीरीज रेजोनेंस सर्किट में जो इम्पीडेंस होता है वो दोस्तों क्या होता है, इम्पीडेंस जेड, उसका मान होता है दोस्तों मिनिमम, ठीक है। एंड जो जेड मिनिमम होता है वो आर के इक्विवेलेंट हो जाता है, ठीक है। एंड जो करंट होती है वो मैक्सिमम होती है, तो क्या हो जाएगा, इम्पीडेंस होगा वो होगा मिनिमम। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन ए सीरीज रेजोनेंस सर्किट द वोल्टेज अक्रॉस द सर्किट इज द सेम एज द वोल्टेज अक्रॉस। तो जो सीरीज रेजोनेंस सर्किट होता है उसमें जो वोल्टेज होता है वो टोटल किसके अक्रॉस बचता है, तो जो सीरीज सर्किट होता है उसमें एक्सएल बराबर एक्स सी हो जाता है एंड जेड मिनिमम बराबर हो जाता है आर के। तो जो वोल्टेज होता है वो टोटली जो होता है, जो टर्मिनल वोल्टेज होता है वो टोटल आर के अक्रॉस जितना वोल्टेज ड्रॉप होता है उसके इक्वल हो जाता है, ठीक है। तो सेम एज द वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस। अगला क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ ऑपरेटर जे स्क्वायर इज इक्वल टू। तो जे स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर होती है, तो जे की जो वैल्यू होती है वो होती है दोस्तों अंडर रूल वन, अंडर रूल के अंदर माइनस का वन। एंड तो जे स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो जे स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी माइनस के वन, ठीक है। अंडर रूल से माइनस के वन बाहर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, -1। अगला क्वेश्चन, ए सीरीज आरएलसी सर्किट ड्रॉस करंट एट लीडिंग पावर फैक्टर एट। तो जो आरएलसी सीरीज सर्किट है उसमें जो करंट है वो लीडिंग पावर फैक्टर पर, मतलब कब लीडिंग पावर फैक्टर पर ड्रा करेगी, तो जब फ्रिक्वेंसी क्या होगी कि जो रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी होगी, जो जो सप्लाई फ्रिक्वेंसी होगी वो रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी से कम होगी, तभी हमारा जो आरएलसी सर्किट है वो प्योरली कैपेसिटिव होगा। कैसे, जब हम लोग फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स कर्व बनाते हैं तो उसमें जो रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी होती है उसका मान सप्लाई फ्रिक्वेंसी से बहुत ज़्यादा होता है, सप्लाई फ्रिक्वेंसी का मान रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी से कम होता है, तो जो सर्किट होता है वो बिहेव करता है कैसे, लाइक कैपेसिटिव सर्किट की तरह, ठीक है। जब कैपेसिटिव सर्किट की तरह बिहेव करेगा तभी हम लोगों को जो करंट ड्रॉ होगी वो लीडिंग पावर फैक्टर में ड्रॉ होगी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, लेस देन द रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी। अगला क्वेश्चन, फॉर ए एलसी पैरेलल सर्किट एट रेजोनेंस ऑल द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो आर करेक्ट एक्सेप्ट। एलसी पैरेलल रेजोनेंस सर्किट में सारे स्टेटमेंट में से सिर्फ एक को छोड़ के सभी सही हैं, तो कौन सा है देखेंगे हम लोग। तो क्या कह रहा है, द लाइन करंट इज मैक्सिमम एट रेजोनेंस। तो दोस्तों एलसी पैरेलल सर्किट है, पैरेलल सर्किट में क्या होता है, जो करंट होती है लाइन करंट वो होती है दोस्तों मिनिमम पैरेलल सर्किट में, कि मैक्सिमम नहीं होती। तो ये पहला ही ऑप्शन गलत हो गया, कि इसको छोड़ के और देखेंगे तो जो पैरेलल सर्किट में करंट का मान होता है वो मिनिमम होता है, ठीक है। मैक्सिमम होता है किसमें, सीरीज सर्किट में। द ब्रांच करंट एट रेजोनेंस आर इक्वल। तो ये सही है दोस्तों, जो ब्रांच करंट होती है वो रेजोनेंस कंडीशन में इक्वल होती है। द एंगल बिटवीन द ब्रांच करंट इज 180 डिग्री एट रेजोनेंस। तो रेजोनेंस कंडीशन में एलसी पैरेलल सर्किट में जो ब्रांच करंट होती है 180 डिग्री में होती है। द एडमिटेंस इज मिनिमम एट रेजोनेंस। जो एडमिटेंस होता है वो मिनिमम होता है, ठीक है। एडमिटेंस की बात कर रहा है, इम्पीडेंस की बात नहीं कर रहा है, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन ए सीरीज आरएलसी सर्किट द वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टेंस विल बी मैक्सिमम। तो आरएलसी सीरीज सर्किट में इंडक्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज का मैक्सिमम होता है। तो ये दोस्तों जब हम लोग फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स कर्व बनाते हैं तो जो रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी होती है अगर उसका मान सप्लाई फ्रिक्वेंसी से कम हो जाता है तो जो सर्किट होता है हमारा वो प्योरली इंडक्टिव की तरह बिहेव करने लगता है, तब हम लोगों का जो पावर फैक्टर होता है वो लैगिंग होता है। एंड जब उस समय जब लैगिंग कंडीशन हो जाती है और इंडक्टेंस का मान ज़्यादा हो जाता है तो जो वीएल का मान होता है उस समय वीएल का मान भी जो इंडक्टेंस होता है उसके क्रॉस मैक्सिमम होता है, ठीक है। तो क्या होगा, जस्ट आफ्टर रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी के इंडक्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा कम मैक्सिमम होगा जब उसकी रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी से ज़्यादा फ्रिक्वेंसी हो जाएगी सप्लाई फ्रिक्वेंसी की। अगला क्वेश्चन, इन ए सीरीज आरएलसी सर्किट एट रेजोनेंस। तो सीरीज आरएलसी सर्किट में रेजोनेंस कंडीशन में क्या रिलेशन होती है, तो हम लोग जानते हैं ये होती है दोस्तों ओमेगा स्क्वायर एलसी बराबर 1, ठीक है। ये रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी होती है जब हम लोग ओमेगा बराबर क्या जानते हैं 2πf होता है, ओमेगा बराबर होता है 2πf। तो इसका स्क्वायर करेंगे एलसी बराबर 1, तो यहाँ पे जो एफ होता है वो एफ नॉट होता है, तो एफ नॉट का स्क्वायर बराबर आ जाता है 1/2π का स्क्वायर एंड एल सी। तो यहाँ से एफ नॉट बराबर क्या निकल के आ जाता है, एफ नॉट बराबर निकल के आ जाता है 1/, अंडर रूल के अंदर हो जाता है 2π का स्क्वायर एल सी। तो एफ नॉट बराबर 1/2π एक बाहर आ जाता है और अंडर रूल के अंदर बनता है 1/, एल सी, ठीक है। ये रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी होती है, वही रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला होता है ओमेगा स्क्वायर एल सी बराबर 1। अगला क्वेश्चन, एन आर एल सी सर्किट कंसिस्ट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ 1000 ओम एंड इंडक्टेंस ऑफ 100 मिली हेनरी
एंड ए कैपेसिटेंस ऑफ 10 माइक्रोफैरेड, द क्यू फैक्टर ऑफ द सर्किट इज। तो RLC सर्किट का क्यू फैक्टर क्या होता है, हम लोग जानते हैं दोस्तों, क्यू बराबर होता है 1/R अंडर रूल L/C। तो यहाँ पे हम लोग सभी के मान रख देंगे। R का मान है 1000 एंड L का मान है 100 मिली हेनरी। तो 100 इंटू मिली का मतलब 10⁻³ से गुणा करेंगे एंड ये हो जाएगा 10 इंटू 10⁻⁻6 इंटू -6। ठीक है, माइक्रो है तो 10⁻⁻6 10⁻⁻6 से इंटू हो जाएगा। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ 10 से अगर हम 100 को काटेंगे 10 बार कट जाएगा। ठीक है, एंड 10 इंटू 10⁻³ करेंगे तो यहाँ पे एक जीरो से यहाँ पे एक घात कट जाएगी, तो ये बचेगा 10⁻²। ठीक है, तो ऊपर 10⁻² से 10⁻1 बाहर आ जाएगा अंडर रूल के से, और ये नीचे 1000 इंटू ये 10⁻6 दो बार है तो एक 10⁻6 इससे बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, ये बचेगा 10⁻1 अपॉन ये हो जाएगा 1000 इंटू 10⁻6। ये बच जाएगा दोस्तों क्वालिटी फैक्टर। तो हम 10⁻6 को ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 10⁻6 प्लस का। ठीक है, तो प्लस के 6 से एक माइनस चला जाएगा तो ये बचेगा 10⁻5। ठीक है, 10⁻5 का मतलब 50 अपॉन 1000। 1000 से 3 जीरो कैंसिल हो जाएंगी तो जो क्वालिटी फैक्टर होगा वो कितना आ जाएगा, 100। अगला क्वेश्चन, एट हाफ पावर पॉइंट्स ऑफ ए रेजोनेंस कर्व द करंट इज टाइम्स द मैक्सिमम करंट। तो जो हाफ पावर पॉइंट्स में रेजोनेंस कर्व होता है वो करंट कितने टाइम्स मैक्सिमम होता है, तो वो होता है दोस्तों 1/√. टाइम्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए रेजोनेंस कर्व फॉर ए सीरीज सर्किट इज ए प्लॉट ऑफ फ्रिक्वेंसी वर्सेस। तो सीरीज सर्किट में रिस्पांस कर्व होता है फ्रिक्वेंसी और किसके बीच में खींचा जाता है, सीरीज सर्किट में। तो सीरीज सर्किट में दोस्तों जो रिस्पांस कर्व होता है वो खींचा जाता है फ्रिक्वेंसी एंड आई मैक्स मतलब आई के बीच में। ठीक है, करंट एंड फ्रिक्वेंसी के बीच में खींचा जाता है रिस्पांस कर्व। अगला क्वेश्चन, हायर द क्यू ऑफ ए सीरीज सर्किट, मतलब जो क्वालिटी फैक्टर होता है उसका मान सीरीज सर्किट में कब होगा, कि जब जो पास बैंड है वो नैरोवर, मतलब जो उसका रिस्पांस होगा वो शार्प टाइप का, मतलब नैरोवर कम से कम होगा। इस तरह से जब हम लोग इसकी सिलेक्टिविटी या बैंडविड्थ के लिए हम लोग इसके रिस्पांस कर्व बनाते हैं तो वो इस तरह से बनते हैं कि रेजिस्टेंस का मान जब जितना ही ज़्यादा पीकली होता चला जाता है कर्व तो जो रेजिस्टेंस का मान है वो कम होता चला जाता है। ठीक है, तो क्वालिटी फैक्टर हम लोग जानते हैं कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर के। तो जितना भी नैरोवर पास बैंड बनेगा, ठीक है, तो जो क्वालिटी फैक्टर का मान है उतना ही ज़्यादा होगा। क्या उससे क्या होता है कि जो आर का मान होता है वो कम होता चला जाता है तो क्वालिटी फैक्टर बढ़ता चला जाता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिलेक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट रेजोनेंस सर्किट्स आर कंपेयर्ड इन टर्म्स ऑफ देयर। तो जो सिलेक्टिविटी होती है रेजोनेंस सर्किट में वो किसके किसके डिफरेंस पे के टर्म में दी जाती है। तो जो सिलेक्टिविटी होती है एक प्रकार से जो उसकी न्यूमेरिकली वैल्यू होती है वो सेम होती है क्वालिटी फैक्टर के। जो हम लोग जानते हैं क्वालिटी फैक्टर बराबर होता है रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी अपॉन बैंडविड्थ, मतलब F2 - F1। ठीक है, F2 - F1 होता है बैंडविड्थ। तो यही होता है सिलेक्टिविटी न्यूमेरिकली, लेकिन इसकी जो वैल्यू होती है वो एज आती है रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी अपॉन बैंडविड्थ। तो उसको हम लोग जब निकालते हैं तो वो अलग तरीके से हम लोग उसको डिफाइन करते हैं। ठीक है, जो F0 बराबर आ जाता है यहाँ पे, ये होता है दोस्तों F1 अंडर रूल के अंदर F2। तो जो सिलेक्टिविटी है वो हम लोगों की बैंडविड्थ से कंपेयर के टर्म में कंपेयर की जाती है। अगला क्वेश्चन, द पावर फैक्टर ऑफ ए सीरीज RLC सर्किट एट इट्स हाफ पावर पॉइंट्स इज। तो हाफ पावर पॉइंट्स में जो उसका पावर फैक्टर होता है वो क्या होता है दोस्तों, तो ये होता है हम लोगों का क्या, लैगिंग और लीडिंग कुछ भी हो सकता है। ठीक है, हाफ पावर पॉइंट्स पे जो इसका पावर फैक्टर है वो लैगिंग या लीडिंग हो सकता है। वो इस पर डिपेंड करता है कि जो F0 है उसका मान F से ज़्यादा है या F से कम। ठीक है, अगला क्वेश्चन, द वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस एन RL सीरीज सर्किट इज इक्वल टू ऑफ VR एंड VL। तो जो अप्लाइड वोल्टेज होता है वो VR एंड VL के कैसे निकाला जाता है, तो ये फेजर सम होता है VR एंड VL का। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ए पैरेलल AC सर्किट इन रेजोनेंस विल। पैरेलल AC सर्किट में रेजोनेंस कंडीशन में क्या होता है कि जो इम्पीडेंस होता है Z उसका मान क्या होता है दोस्तों, मैक्सिमम। ठीक है, एंड जो करंट होती है उसका मान होता है मिनिमम। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, हैव ए हाई इम्पीडेंस।
अगला क्वेश्चन, द डायनेमिक इम्पीडेंस ऑफ एन आर एल एंड सी पैरेलल सर्किट इज रेजोनेंस इज। तो जो डायनेमिक इम्पीडेंस होता है आर एल एंड सी पैरेलल सर्किट में रेजोनेंस कंडीशन में, वो होता है दोस्तों कितना, उसका मान होता है एल बाई सी आर। ठीक है, ये होता है एल बाई सी आर। अगला क्वेश्चन, ए पैरेलल रेजोनेंस सर्किट कैन बी यूज्ड। जो पैरेलल रेजोनेंस सर्किट होता है उसको हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं, तो एज अ हाई इम्पीडेंस एंड टू रिजेक्ट ए स्मॉल बैंड ऑफ फ्रिक्वेंसीज, तो बोथ ए एंड बी। अगला क्वेश्चन, इन ए पावर सिस्टम रिएक्टिव पावर इज नेसेसरी फॉर। जो रिएक्टिव पावर होती है पावर सिस्टम में वो किसके लिए आवश्यक होती है, ये होती है दोस्तों काउंटरएक्टिंग द इफेक्ट ऑफ रिएक्शन इन द ट्रांसमिशन सिस्टम। ठीक है, रिएक्टेंस ऑफ द ट्रांसमिशन सिस्टम। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है गलत है, तो देखिए रेजिस्टेंस इज ए पैसिव एलिमेंट, ये सही है। वोल्टेज सोर्स इन एन एक्टिव एलिमेंट, ये भी सही है। कंडक्टेंस इज ए पैसिव एलिमेंट या कंडक्टर इज ए पैसिव एलिमेंट, ये भी सही है। करंट सोर्स इज ए पैसिव एलिमेंट, तो जो करंट सोर्स है वो एक्टिव एलिमेंट होता है, पैसिव एलिमेंट नहीं होता। अगला क्वेश्चन, ए कैपेसिटर विथ इनिशियल चार्ज क्यू नॉट एट टी इक्वल टू 0 प्लस एक्ट एज। तो जो इनिशियल चार्ज हो जाता है कैपेसिटर इनिशियल चार्ज के साथ में, वो कैसे बिहेव करता है, तो करता है दोस्तों एज अ वोल्टेज सोर्स की तरह। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए नेटवर्क इज सेड टू बी नॉन लीनियर इफ इट डज नॉट सेटिस्फाई। एक नेटवर्क होगा वो नॉन लीनियर कब कहा जाएगा, जब वो किसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो ये होता है दोस्तों होमोजिनिटी कंडीशन एंड सुपरपोजिशन कंडीशन। ये दोनों को अगर वो सेटिस्फाई नहीं करेगा तो वो जो नेटवर्क होगा वो नॉन लीनियर कहलाएगा। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट। इनमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है, मतलब गलत है। तो देखेंगे आइडियल वोल्टेज सोर्स इज वन हुज इंटरनल रेजिस्टेंस इज जीरो, तो ये सही है। जो आइडियल वोल्टेज सोर्स होता है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो होता है। आइडियल वोल्टेज सोर्स इज वन हुज इंटरनल कंडक्टेंस इज जीरो, तो जो आइडियल वोल्टेज सोर्स होता है जब उसका इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो हो गया तो उसका कंडक्टेंस जीरो नहीं होगा। ठीक है, उसमें क्योंकि करंट फ्लो होती है तो जो उसका कंडक्टेंस होगा वो जीरो नहीं होता, तो ये स्टेटमेंट गलत है। और देखेंगे आइडियल वोल्टेज सोर्स इज वन हुज जनरेटेड वोल्टेज इज इक्वल टू द अवेलेबल टर्मिनल वोल्टेज। जब जो इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो होता है तो उसमें कोई लॉस नहीं होता है, तो जो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस उसका टर्मिनल वोल्टेज होता है वही उसका सोर्स वोल्टेज होता है। ठीक है, एंड आइडियल करंट सोर्स इज वन हुज इंटरनल कंडक्टेंस इज जीरो। तो आइडियल करंट सोर्स का मान क्या होता है दोस्तों, उसमें जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है उसका मान इन्फानाइट होता है, मतलब एक एज ओपन सर्किट की तरह व्यवहार करने लगता है। जब उसको हम लोग कुछ आइडियल करंट सोर्स होता है तो उसमें जो कंडक्टेंस होता है वो जीरो होता है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन वी इज इनकरेक्ट। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नॉन लीनियर एलिमेंट। तो इनमें से कौन सा है जो नॉन लीनियर एलिमेंट नहीं है, तो देखेंगे ये दोस्तों हीटर कॉयल है जो नॉन लीनियर एलिमेंट नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरम्स इनेबल ए नंबर ऑफ वोल्टेज और करंट सोर्स टू बी कंबाइंड डायरेक्टली इनटू ए सिंगल वोल्टेज और करंट सोर्स। तो इनमें से कौन सी जो थ्योरम होती है जो बहुत सारे वोल्टेज और करंट सोर्स को एक कंबाइंड डायरेक्टली कंबाइंड कर देती है सिंगल वोल्टेज सोर्स एंड करंट सोर्स में, तो ये होती है दोस्तों मिलमेंस थ्योरम। ठीक है, इसमें हम लोग वी इक्विवेलेंट एंड आई इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं कितने भी वोल्टेज सोर्स हो और करंट सोर्स हो। अगला क्वेश्चन, टू निगलेक्ट ए करंट सोर्स द टर्मिनल अक्रॉस द सोर्स आर। तो जो करंट सोर्स होता है अगर हम लोग उसको निगलेक्ट करते हैं मतलब उसको रिप्लेस करते हैं तो उसको एज अ ओपन सर्किट रिप्लेस करते हैं। ठीक है, एंड जो वोल्टेज सोर्स होता है उसको जब हम लोग रिप्लेस करते हैं तो वो हम लोग करते हैं एज अ शॉर्ट सर्किट की तरह। ठीक है, तो जो करंट सोर्स होगा उसको हम लोग कैसे रिप्लेस करेंगे, एज अ ओपन सर्किटेड। अगला क्वेश्चन, इन द सर्किट शोन इन द फिगर 8.32 द वोल्टेज फंक्शन कह दिया वी टी बराबर 200 साइन ओमेगा टी एंड आर बराबर 200 ओम, द एवरेज पावर इज गिवन बाई। तो एवरेज पावर पूछ रहा है, तो यहाँ पे जो इक्वेशन दी है वी टी बराबर 200 साइन ओमेगा टी, तो जो 200 दिया है वो दिया है वी मैक्स का मान। ठीक है, वी मैक्स बराबर 200 दिया है तो वी आर एम एस हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे। जो एवरेज पावर होती है वो होती है वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस। ठीक है, तो वी आर एम एस निकाल लेंगे हम लोग, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वी मैक्स अपॉन रूट टू। ठीक है, तो अब पावर हम लोग रेजिस्टेंस का मान दिया है, वी का मान आ गया, तो पावर कैसे निकालेंगे, पी हो जाएगी वो हो जाएगी वी स्क्वायर अपॉन आर। तो जो वी होता है वो आर एम एस वैल्यू होता है, तो हो जाएगा 200 इंटू 200। ठीक है, 200 इंटू 200 अपॉन रूट टू का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू आ जाएगा आर का मान है 200। ठीक है, तो एक 200 से ये 200 कैंसिल हो जाएगा एंड 2 से 200 कटेगा 100 बार। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, जो पावर होगी एवरेज पावर हो जाएगी 100 वाट। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक कॉइल विथ लार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड कैपेसिटेंस है जे। तो एक कॉइल अगर वो उसमें कैपेसिटेंस डिस्ट्रीब्यूटेड कैपेसिटेंस लार्ज है तो उसमें क्या होगा, तो जो रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी होगी वो हाई होगी
बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो ये कंडीशन जब होती है कि रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी का मान सप्लाई फ्रिक्वेंसी जाता है तो जो सर्किट होता है वो वैसे भी कैपेसिटिव होता है। तो जब किसी भी कॉइल का अगर कैपेसिटेंस का मान डिस्ट्रीब्यूटेड कैपेसिटेंस का मान ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, तो जो फ्रिक्वेंसी है वो हाई रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, द सीरीज एलिमेंट इन बैंड पास फिल्टर इज। तो जो बैंड पास फिल्टर होता है उसमें सीरीज एलिमेंट क्या होता है? तो जो बैंड पास फिल्टर होता है तो उसमें उसमें सीरीज एलिमेंट होता है कंबाइंड ऑफ इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस का। ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस। अगला क्वेश्चन, द फेज वेलोसिटी वी इन ए ट्रांसमिशन लाइन। तो जो ट्रांसमिशन लाइन में फेज वेलोसिटी होती है वी, वो होती है दोस्तों 1 के अंडर रूल एल सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, द सीरीज एलिमेंट फॉर ए प्रोटोटाइप हाई पास फिल्टर इज। तो ये होता है दोस्तों कैपेसिटिव। अगला क्वेश्चन, इफ f1 and f2 are half power frequencies and f0 is resonance frequency, is the selectivity of RLC series circuit is given by। तो जो सिलेक्टिविटी होती है सीरीज सर्किट की वो होती है दोस्तों क्या? रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी f0 अपॉन हाफ पावर फ्रिक्वेंसीज f2 माइनस f1, मतलब बैंडविथ। तो f0 अपॉन f2 माइनस f1 होती है। ठीक है, तो यहाँ पे किसी भी एक ऑप्शन को हम लोग सही कर लेंगे। यहाँ ऑप्शन गलत है कि जो f0 अपॉन f2 माइनस f1 होती है। ठीक है दोस्तों, मान लिया 20 का सही हो गया। अगला क्वेश्चन, एट ए फ्रिक्वेंसी लेस देन द रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी। तो क्या कह रहा है कि जो फ्रिक्वेंसी है सप्लाई फ्रिक्वेंसी वो रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी से अगर कम है तो क्या होगा? तो जो दोस्तों सीरीज सर्किट होता है वो दोस्तों एज अ कैपेसिटिव व्यवहार करता है, एंड जो पैरेलल सर्किट होता है वो एज अ इंडक्टिव व्यवहार करता है। ठीक, उल्टा होता है कि अगर सीरीज सर्किट रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी से कम फ्रिक्वेंसी होगी अगर सप्लाई फ्रिक्वेंसी की, तो वो सीरीज सर्किट होगा कैपेसिटिव की तरह व्यवहार करेगा, वहीं पैरेलल सर्किट इंडक्टिव की तरह व्यवहार करेगा। ठीक है, तो ऑप्शन वी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन एंड इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्या कह रहा है? इस सीरीज रेजोनेंस सर्किट इज कैपेसिटिव एट एफ बराबर 150 हर्ट्ज, द सर्किट विल बी इंडक्टिव समवेयर एट। तो अगर एक सर्किट है जो उसकी फ्रिक्वेंसी एफ है 150 हर्ट्ज, रेजोनेंस सर्किट इज कैपेसिटिव अगर 150 हर्ट्ज पर है, तो द सर्किट विल बी इंडक्टिव कब होगा? कि जब वो उसकी जो फ्रिक्वेंसी एफ होगी उसका मान होगा 150 से बहुत ज़्यादा। ठीक है, 150 से अगर ग्रेटर होगा सीरीज सर्किट में, तभी वो जो सर्किट है वो इंडक्टिव कहलाएगा। ठीक है, तो एफ ग्रेटर देन 150 हर्ट्ज। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा इसी फंडामेंटल एंड सर्किट्स थ्योरी का चैप्टर, जिसके 2 to 5 क्वेश्चन हम लोगों ने पूरे टोटल कवर कर लिए हैं। ठीक है, ठीक दोस्तों, तो जिसे भी अगर वीडियो पसंद आता है तो वो वीडियो को लाइक करे, शेयर करे और चैनल को सब्सक्राइब करे। ठीक दोस्तों, धन्यवाद।